जय हिंद। मैं हूँ अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द आबिर खान शो। आज हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के मुंबई से एक ऐसा चेहरा है जो कि बिहार से आकर बहुत बड़ी पहचान बना चुका है। 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, 1 बार लोकसभा सांसद रहे हैं, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। ऐसे ढेरों कांग्रेसी पदों पर वो विराजमान रहे हैं। चलिए बात करते हैं संजय निरुपम जी से। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर, कांग्रेस जिस तरह से दिन प्रतिदिन पीछे होती जा रही है, आप कांग्रेस के बहुत पुराने लीडर हैं, आप सांसद रहे हैं अ, दोनों सदनों के, उसके बाद आप मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, आप बिहार से आते हैं, बिहार जल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? सबसे पहली बात जो आपने कहा कि कांग्रेस दिन-प्रतिदिन पीछे होती चली जा रही है, यह बहुत ही करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है कि एक 2014 और 2019 के चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन बावजूद इसके मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई या एकदम पीछे चली जा रही है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक नया नैरेटिव बनाते हैं, उस नैरेटिव की वजह से वो जीत जाते हैं। कई बार लोगों के बीच वो गलत वादे करके या झूठे आश्वासन दे करके लोगों का वोट खींच लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी बड़ा साफ-सुथरा बोलने वाली, सच बोलने वाली एक पार्टी है। इस नाते लोगों के जो के प्रभाव में लोगों के ऊपर जो प्रभाव है इस समय भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन निश्चित तौर पर एक दिन बीजेपी का प्रभाव खत्म होगा और कांग्रेस पार्टी का प्रभाव फिर से शुरू होगा और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। कई राज्यों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश का ताज़ा उदाहरण है, कर्नाटक बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। साफ-साफ दिख रहा है कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आ सकती है। हो सकता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के लिए एक ज़बरदस्त सिम्पैथी निकल के आई है, खासकर उनकी सदस्यता रद्द करने के बाद, उससे साफ-साफ दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक लोगों के मन में पुनः स्थान बना रही है और एक कांग्रेस पार्टी की एक धमाकेदार वापसी हो सकती है। रह गई बात बिहार की बात, निश्चित तौर पर बहुत ही पीड़ादायक घटना है जिस तरीके से सासाराम में और बिहार शरीफ में ये दंगे हुए हैं और आज तो मैं देख रहा था कि कोई अजीज़िया मदरसा करके है, काफ़ी साल पुराना मदरसा है जहाँ पर 4,500 पुस्तकें थीं। वो उस मदरसे में आग लगा दी गई और वो मदरसा जलकर राख हो गया, उसमें साढ़े 4,500 किताबें जल के राख हो गया। किताबें जमा करना कोई आसान काम नहीं होता, बड़ी वर्षों की तपस्या के बाद इतनी किताबें किसी के पास होती है और किसी संस्था के पास होती है। ये दंगे-फ़साद से कुछ नहीं होगा, दंगे-फ़साद से जो दंगाई होते हैं वो अपनी रोटी सेक के निकल जाते हैं और राजनीति करने वाले अपनी राजनीति चमका लेते हैं और आखिरकार जो मारा जाता है वो गरीब बेगुनाह आदमी मारा जाता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। जो बर्बादी होती है वो हमारे अपने माल असबाब की बर्बादी होती है, हमारे अपने मदरसों की बर्बादी, हमारे अपने मंदिरों की बर्बादी होती है, हमारे अपने घरों की बर्बादी होती है, हमारे अपने लोगों के व्यवसाय की बर्बादी होती है। इसलिए दंगे-फ़साद से बाहर निकलना पड़ेगा और दंगे के लिए जो भी बिहार खासकर बिहार के दंगे के लिए जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनको तत्काल पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे बिहार का दंगा हो या बंगाल का दंगा हो या फिर महाराष्ट्र का दंगा हो। उसी तरह का बवाल मलाड के मालवनी में हुआ। वहाँ पर एक समुदाय का आरोप है रमज़ान के मुबारक महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही समुदाय के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की जा रही है, उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मेरे पास इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं मालूम नहीं की, लेकिन मैंने सुना कि एक तनाव तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। जी। एक बड़ी साजिश थी मालवनी को जलाने की, लेकिन जला नहीं पाए लोग, क्योंकि मालवनी में मुस्लिम लोग तो रहते हैं, मुस्लिम लोग के साथ-साथ वहाँ बड़े पैमाने पर हिंदू लोग भी हैं, महाराष्ट्रीयन लोग हैं, नॉर्थ इंडियन बड़े पैमाने पर वहाँ पे यूपी, बिहार के लोग बहुत बड़ी जी। संख्या में हैं। तो बड़ा सब लोग मिल-जुल करके रहते हैं। तो कुछ ताकतें होंगी, जिनकी आँखों में ये एकता चुभती होगी और कुछ ताकतें होंगी जो चाहती होंगी कि इस एकता को नष्ट किया जाए, बर्बाद किया जाए और आग लगाई जाए। लेकिन आग लगा नहीं पाया, मालवनी बच गई है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर हम सब मिल कर के हर हर समुदाय के लोग अपने-अपने तरफ से एफर्ट करें, कोशिश करें, तो इस प्रकार के संकट को टाला जा सकता है। महाराष्ट्र में जो सरकार है, शिंदे सरकार को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अभी तो कहना बहुत मुश्किल है कि 10 में से कितने नंबर दे सकते हैं कि अभी तो जुम्मा-जुम्मा 4 रोज़ हुआ है और ये सरकार ने कोई बहुत ऐसा कोई चमत्कार कर दिया, ऐसा तो नहीं है। जो अदालतों में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही, वो लड़ाई जीतने-हारने में ही लगे हुए हैं और सरकार ने कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम किया हो, पिछले 7-8 महीने में महाराष्ट्र में या मुंबई में, ऐसा तो दिख नहीं रहा है। बल्कि महानगर पालिका के ज़रिए जो अच्छा काम हो सकता था, चुनाव-वुनाव कराने के बाद उस चुनाव को भी टाला जा रहा है। तो इस सरकार को अभी कोई अंक नहीं दिया जा सकता। ये सरकार अभी अपनी शैशवावस्था में है, एकदम बाल अवस्था में है। अभी सरकार के पास बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, उन चुनौतियों को अगर ये निपटा पाते हैं, जो तो निश्चित तौर पर आगे जाकर के एक राय बनाई जा सकती है सरकार के बारे में। महाराष्ट्र की राजनीति थोड़ी-सी विषाक्त हो गई है, ज़हरीली हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। महाराष्ट्र में
लोग एक-दूसरे के साथ भले ही अलग-अलग पार्टियाँ होती थी, विचार अलग-अलग होते थे, लेकिन एक-दूसरे से प्रेम करते थे। एक-दूसरे के साथ राजनीतिक आग्रहों से ऊपर उठ कर के रिश्ता रखा करते थे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब वो रिश्ता खत्म हो गया है और बड़ा एक नफ़रत का माहौल महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में दिख रहा है। आप इतने समय से राजनीति कर रहे हैं, पहले की जो राजनीति होती थी और जो आज राजनीति चल रही है, उसमें कितना अंतर मानते हैं? वही अभी कह रहा था कि बहुत बड़ा अंतर हो गया। एक ज़माना था जब नेहरू जी हुआ करते प्रधानमंत्री, तब राम मनोहर लोहिया जी उनके सबसे बड़े आलोचक थे और नेहरू जी की बड़ी आलोचना करते, नेहरू जी की नीतियों की बड़ी आलोचना करते। बाद में जब जनरल इलेक्शन होते थे, लोहिया जी चुनाव हार जाते थे। लेकिन नेहरू जी उन्हीं लोहिया जी को अपनी तरफ से एफर्ट करके राज्यसभा में लेके आते थे। बोले कि नहीं, यानी मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। मतभेद और मनभेद तो बहुत छोटी-सी बात है। एक आलोचक को अपने साथ रखना चाहिए। लोहिया जैसा इतना बड़ा आलोचक, वो अगर चुनाव हार गया तो नहीं उसको लोकसभा ना सही राज्यसभा में रहना चाहिए ताकि पंडित नेहरू जो काम कर रहे हैं उस काम में अगर कोई दोष है, कोई कमी है, तो उसको दिखाने वाला, बताने वाला कोई होना चाहिए। तो आलोचकों से ये इतना बड़ा प्रेम, आलोचकों का इतना बड़ा आदर या विपक्ष का इतना बड़ा आदर, एक ज़माने की कहानी है। ये अब कहानियाँ अब बस अफ़साना बन के रह गई हैं। आज के दौर में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस कदर बढ़ गई है कि लोग एक-दूसरे को गला काटने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलता है एक-दूसरे के खिलाफ, वो कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे रहा, हम सब इस नए धारा में बह रहे हैं। हम सब इस नए प्रवाह के शिकार होते चले जा रहे हैं। हम सब इस नए जो ब नई जो नया जो रुत नई जो एक ब आई है, एक तरीका जो जीने का आया है, उसके शिकार होते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। राजनीति के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए ये सर्वथा गलत है। 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? हमारे लिए तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। उनका जो डिस्क्वालिफ़िकेशन हुआ है वो सरासर गलत है और हमको पूरा विश्वास है कि उनकी सदस्यता रद्द करने का जो फ़ैसला है, उस फ़ैसले के खिलाफ अदालत का फ़ैसला आएगा और उनकी सदस्यता बहाल होगी और फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का एक अच्छा दौर आ रहा है और विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करेगी। सभी विपक्ष के नेता लोग एक साथ जमा होंगे और उसके बाद सभी विपक्षी नेता मिल कर के एक नरेंद्र मोदी की सरकार को एक ज़बरदस्त चुनौती देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को उखाड़ कर फेंकेंगे। और कांग्रेस के नेतृत्व में एक विपक्ष का संगठन बनेगा, जिसका नेतृत्व निश्चित तौर पर राहुल गांधी ही करेंगे। मुंबई में बीएमसी के चुनाव सर पर हैं, तो क्या कांग्रेस मुंबई में महाविकास अघाड़ी के साथ में चुनाव लड़ेगी? ने महानगर पालिका के चुनाव मुंबई में सर पर है आप कह रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपने पैरों के नीचे रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना ही नहीं चाहती और तरह-तरह के बहाने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, डरती है भारतीय जनता पार्टी? हो सकता है क्योंकि एक सामान्य जो धारणा मुंबई में वो ये है कि शिवसेना में जो स्प्लिट हुई या विभाजन हुआ, उस विभाजन का नुकसान उद्धव ठाकरे को नहीं हुआ है। जी। जो उद्धव ठाकरे का गठ है उनके पास आज भी वो जनसामान्य का समर्थन प्राप्त है और जो नीचे लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट लेवल के जो पार्टी के वर्कर्स हैं, वो सारे के सारे वर्कर आज भी शिवसेना के पास है, सिर्फ ऊपर का नेतृत्व गया है। तो अगर ऊपर का नेतृत्व गया है और पूरा वोटर और वर्कर सब इनके साथ है, तो निश्चित तौर पर एक यानी कि यही है कि चुने हुए जो चुनिंदा लीडर हैं, वो चले गए हैं, जो वोटर है, ज़मीनी वोटर है, वो आज भी कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे के साथ है। ज़मीनी वोटर और ज़मीनी कार्यकर्ता ये सब उनके साथ है और इसका एहसास मुझे लगता है कि सत्तारूढ़ दल को है। इसका एहसास सरकार को है, इसका एहसास भारतीय जनता पार्टी और जो शिंदे जी के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी है या फिर जो पूर्ण पार्टी उन्होंने अपने हाथ में ली शिवसेना, उनको इस बात का एहसास है। तभी किसी न किसी बहाने से महानगर पालिका के चुनाव को टालने का एक प्रयत्न दिख रहा है। जो उद्धव गुट है, बार-बार आरोप लगाती हैं कि जो एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं हमेशा। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए गठबंधन है और गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और शिंदे जी की पार्टी छोटी पार्टी है। लेकिन शिवसेना तो हमेशा से महाराष्ट्र में बड़े भाई की तरह थी बीजेपी की। हाँ, लेकिन आज तो एकदम माहौल बदल गया है ना भाई। एक ज़माने में शिवसेना बड़ी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी छोटी पार्टी थी। फिर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो गई, शिवसेना छोटी पार्टी हो गई। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी से रूठ करके कांग्रेस की तरफ आ गए, हमारी तरफ आ गए थे। जो कि भारतीय जनता पार्टी को अच्छा नहीं लगा। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि शिवसेना में ही स्प्लिट कर दिया गया। इतना मेजर स्प्लिट हुआ कि उनको उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या आखिरकार और आगे जी। करना क्या है अब। तो आज हालात ये हैं, जो आपका सवाल है, उस सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, शिवसेना छोटी पार्टी है और शिवसेना छोटी पार्टी होते हुए भी उसके अगर चीफ मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक उपकार करने का अंदाज दिखा रही है और ऐसे उपकार की परिस्थिति में जो व्यक्ति पद पर होता है वो कहीं न कहीं दबाव में होता है, मानसिक और नैतिक दबाव में। उस दबाव के तहत उस दबाव का नाम आप रिमोट कंट्रोल कह लें या जो कहें।
तो ये थे हमारे साथ संजय निरुपम जी, जो कि महाराष्ट्र में एक बड़ा नाम जाना जाता है इनका। हर राजनीति का वो रास्ता ये जानते हैं जहाँ से सत्ता को पाया जा सकता है। काफ़ी समय से महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं। बिहार पे जो इन्होंने कहा कि कुछ असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसमें नुकसान किसी का नहीं होता। नुकसान इंसान का होता है, इंसानियत का होता है, हमारा खुद का होता है, क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह हैं। तो देखते रहिए मेरे साथ दाबिर खान शो। जय हिंद।